अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के खूबसूरत से दिन का खूबसूरत सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। आज है जुम्मा, जुम्मे को कहते हैं सैयदुल अय्याम, और आज के रोज़ एक रिमाइंडर आपको मैं ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी एहतमाम कीजिएगा, और आज के दिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खूबसूरत सा दिन इस लिहाज से भी है कि आज जुम्मा है, और दूसरा ये कि मौसम इस कदर खुशगवार है। खुसूसी तौर पर लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई, गर्मी और हब्स का जो जोर था वो टूट गया और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। पहले बड़ी ठंडी हवाएं चली, आंधी आई हल्की फुल्की सी, और उसके बाद फिर जो बारिश हुई, क्या मज़ेदार मौसम है। ये बहुत अच्छी बात है पंजाब में कि जब भी गर्मी का जोर ज़्यादा बढ़ता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिस्टम दाखिल होता है और वो बरस जाता है। तो कहीं वो आपको रिमझिम दिखाई दे रही है, कभी आपको गर्मी फील हो रही है, तो एक जो है ना खट्टा मीठा सा इम्तिजाज है जो कभी आपको जो है ना बहुत आप ड्राई फील कर रहे होते हैं, कभी इतना पानी आ जाता है कि आपके सड़कों पर खड़ा हो जाता है। तो ये एक ही समर्स में आपको देखने को मिलता है, विच यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बट वी प्रे कि ये जो बारिश है ये रहमत की ही रहे, ये जहमत ना बने किसी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचता है, लोगों के जो कच्चे घर हैं वहाँ नुकसान पहुँचता है, और फसलों की जरूरत कुछ भी है। ऐसे वाकयात भी हैं, आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर लोग जाम बहक भी हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। आज और कल की जो बारिशें हैं उनसे तो अल्लाह ताला सबके लिए इन बारिशों को खैर का बाइस बनाए। अब हम उन वाकयात की तरफ तवज्जो देते हैं जो पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो कभी खुशी कभी गम आपको बता रहा हूँ मैं, ये मौसम में है, वही हमें दिखाई दे रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। और हमें पता चल रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए हैं, उस पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाज़ाब्ता नाफिज हो गया है, और ईरान ने आबनाए हुर्मज़ फौरी तौर पर खोलने और अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया है। उधर वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि लिबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं, मुज़ाकरात की कोशिश में पेशरफ्त के लिए तमाम फरीकैन अपने अज़्म पर कायम रहे, अमेरिका अमन के लिए पुरज़्म है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई ने ईरानी कौम के नाम पैगाम जारी किया है, और उन्होंने ये कहा है कि मुफाहमत की याददाश्त के बारे में मेरी मुख्तलिफ राय थी, मगर ईरानी कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी मंजूरी दी है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात करेगा तो कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ईरान की अजीम कौम को फतूहात से नवाजे। ये है जी सारी सिचुएशन जो हमने आपके साथ शेयर की। अब इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर जाफ़र साहब, माहिर हैं माशरिक़ वस्ता उमूर के। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाज़ाब्ता नाफिज हो चुका है और तमाम जो फरीक़ैन हैं इस पर दस्तखत कर चुके हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बतौर मीडिएटर, बतौर सालिसी इस पर दस्तखत किए, कैसे देखते हैं आप इसको? जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। यकीनन एक बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है, और ख़ास तौर पे तकरीबन 100 अय्याम की जो एक कठिन मराहल थे, ख़ासतौर पे ईरान पर जिस अंदाज से उफ्तार टूटी, और साथ साथ GCC कंट्रीज़ भी उसका शिकार रहे, और उसके साथ साथ जो दुनिया भर की जो मईशत है वो जिस अंदाज से स्ट्रेंगुलेट हो गई थी, ख़ासतौर पे ये जो आबी गुज़रगाहें हैं इनकी बंदिश की वजह से और वहाँ पे बदअमनी की सूरत हाल की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि अब एक बड़ी अच्छी ओपनिंग उसका आगाज़ हुआ है। और असल इम्तिहान मैं समझता हूँ इस मरहले तक पहुँचना अपनी जगह था, लेकिन अब इस मरहले के बाद जो फर्दर निटिग्रिटी, जो टेक्निकल लेवल की टॉक्स हैं, वो मराहल उसमें सख्त आने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक ब्रॉड कंटोर और फ्रेमवर्क जो है उस पर एग्रीमेंट हो गया कि इन मौज़ूआत पे बात होगी, और उसी पर दोनों फरीक जो है उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया। एक ऐसा साइलेंट फरीक के जो इस पूरे असल जंग का जो उसी की तरफ आ रहा था मैं कि आपने देखा ही है कि वो जंग करवाने की कोशिश भी कर रहा था, वो लोर करके अमेरिका को ले भी आया, 40 दिन के अटैक्स भी हुए, उसके बाद 100 दिन से ऊपर जो है ये मामला बिगड़े रहे। अब अमेरिका जब उसको मामला को सुलझाने की तरफ जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो बीबी की कैबिनेट है उसकी जानिब से बहुत तनकीद का इशारा बनाया जा रहा है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो खुद इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, यहाँ पे उन्होंने ये अपनी एक तकसीम कार कर रखी है कि किस मरहले पे नेतन्याहू साहब ने गलबकुशाई करनी है और किस मरहले पे उनके जो
हुकूमत का असल सहारा है, जो 2-3 इंतहा पसंद गरबे अर्जुन से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं और उनके पास बड़ी अहम वज़ारतें हैं नेशनल सिक्योरिटी की, एतमार बिन गवीर और स्मोट्रिच, ये वो उनके माउथपीस बन जाते हैं और फिर उनका सख्त मौक़िफ़ जो है वो उसकी तर्जुमानी शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पे अब ये बात तो कम से कम इस जंग के नतीजे में और उसके बाद होने वाली पेशरफ्त में सामने आ चुकी है कि जिस मुल्क को अमेरिका कहा जाता है, इसराइल कहा जाता है, ये 2 मुल्क नहीं है, ये एक ही मुल्क है। अमेरिका अगर चाहता है तो इसराइल उस पर इनिशिएटिव लेता है और इसी तरीके से इसराइल के कहने पर अमेरिका भी एक्ट करता है। और दाखिली तौर पे जो उनकी हुकूमत है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए यकजान है और इसी तरीके से वो अपना जो एजेंडा है रीजनल उसके बारे में बड़ी यकसू है। ये मुस्लिम दुनिया की तरह या अरब दुनिया की तरह इसमें फ्रेगमेंटेशन या डिसइंटीग्रेशन आपको दिखाई नहीं देती। वो एक मौक़िफ़ पर मुत्तहिद है और मुत्तफ़िक़ है और उसके लिए वो हर कार्रवाई कर गुजरने से जो है वो गुरेज नहीं करते। अब आप देखिए कि इसी जंग के जो फैलाव है उसको वो लबनान तक ले गए और लबनान में उन्होंने जितनी तबाही और बर्बादी अमन के नाम पर वहाँ पे सीज फायर के नाम पे फैलाई है, वो आज भी बाय द टाइम वी स्पीक उनकी वो वायलेशन जारी है। अगरचे इस पूरे माहदे के अंदर जो कोर इशू जो इब्तिदा से ही शामिल किया गया था कि लबनान के सीज फायर को क्लब किया जाएगा ईरान में होने वाले सीज फायर के साथ, लेकिन इब्तिदा से ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो ट्वीट है उसमें से वो हिस्सा निकाल दिया गया और उसके बाद हर मरहले पे ईरान जो है वो इसी बात पर एम्फसाइज करता रहा, क्योंकि इस वक्त ये नहीं हो सकता कि आप ईरान में अमन रखें और खित्ते का जो इस पूरे रीजन का जो एक अहम मुल्क है और वो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक असासा है बुनियादी तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर, हिजबुल्ला और वहाँ पे उनकी मौजूदगी और ख़ासतौर पर लबनान के अंदर जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो चरखे इस पूरी जंग से पहले ईरान को लग चुके थे, ख़ासतौर पे जो शाम का डिबैकल है वहाँ पे रजीम का खात्मा और फिर उसके बाद उनका पूरा वहाँ पे सिक्योरिटी नेटवर्क ख़त्म हो गया, फिर उससे पहले गजा में जो एक बहुत बड़ी तबाही बर्बादी फैलाई गई, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट था कि जिसके नाम पर ईरान अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो है वो महवर और मरकज़ मुतय्यन करता था, यानी रेजिस्टेंस का प्रोजेक्ट और मजलूमों की हिमायत का प्रोजेक्ट। तो अब उनको गजा में एक लिहाज से कंटेन कर दिया गया, फिर उसके बाद शाम में कंटेन कर दिया गया और तीसरे नंबर पे अब जो उनकी आखिरी पॉकेट बची थी वो लबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर वार के सूरत में मौजूद थी। तो ईरान नहीं चाहता था कि खित्ते में इस अंदाज से वो एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे सामने आए, क्योंकि अगर तो ईरान ने रीजन के अंदर और ख़ासतौर पे मशरक़ वस्ता के अंदर अपनी कोई धाक पिटानी है या अपना कोई असर रसूख कायम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वही एक पूरा पॉकेट है कि जिससे माजी में अमेरिका भी अरबों को डराता रहा है कि ये आपके एक हिलाल शीई बन रहा है या आप एक शिया क्रिसेंट के अंदर जो है वो घुर रहे हैं, और उसी के नाम पे उन्होंने उनसे अपनी बेसेस वहाँ ली, उनके नफज के नाम पे वहाँ पे पेट्रो डॉलर उनसे लूटे। लेकिन आपने देखा कि जब वक्त आया तो वही बेसेस इस पूरे रीजन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गई और ईरान के ईरान ने उनको निशाना बनाया। अच्छा, ये वो सिनेरियो है। जी मंसूर सर, यही पूछना चाह रही थी कि अब आपको क्या लगता है कि ये जो अमन मुआहिदा हो जाएगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद फिर आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो मशरक़ वस्ता में जो उसके तबाहशुदा अड्डे हैं वो दोबारा तामीर करेगा या फिर वो जो अपनी जो फ़ौजी मौजूदगी है उसको मज़ीद कम कर देगा? क्या सिचुएशन आगे बनती हुई देख रहे हैं? देखिए जी, अमेरिका की तो ख्वाहिश यही है कि वो जो बच्चे कुटे पेट्रो डॉलर है वो भी लूट के ले जाए यहाँ से, लेकिन मैं समझता हूँ ये असल इम्तिहान जो है उस मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी उस रीजन के यानी बड़ा जीसीसी कंट्रीज, ये उनका अपना डिसीजन है और ये यकीनन इस वक्त बड़ा डीपली स्टडी किया जा रहा है। वहाँ पर जो मिलिट्री और जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसको इस वक्त रीजन पूरा रिविजिट कर रहा है कि वो देख रहे हैं कि हमें आया इसी अतार के लौंडे से दवा लेनी है इन फ्यूचर भी, या हमें अपना जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो रिविजिट करना है। आपने देखा कि कुछ की प्लेयर पाकिस्तान की क़यादत में, वो तुर्की है, मिस्र है, कतर है, वो इस वक्त बड़ा थ्रेडबेयरली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका की इस जो प्रेजेंस है उसका क्या मुतबादल हो सकता है। पाकिस्तान ने एक सऊदी अरब को असिस्टेंट फराहम करके सिक्योरिटी की और ख़ासतौर पर मशरक़ी इलाके में अपना एक पूरा स्क्वाड्रन तैनात करके खित्ते में एक बैलेंस तो क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वो मैं समझता हूँ उस वक्त तक इंश्योर नहीं होगा कि जब तक इस माहदे के तहत एक चीज़ जिस पर एग्री किया गया है वो है नो वॉर पैक्ट। वो नो वॉर पैक्ट दो ग्रुपों की शक्ल में इस वक्त तश्कील दिया जा रहा है। एक तो ईरान के जो हलीफ है, जो ईरान है, उसके खिलाफ अमेरिका और इसराइल कार्रवाई नहीं करेगा, और वाइस वर्सा जो अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी खित्ते में उस पर ईरान जो कार्रवाई नहीं करेगा।
लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत सारा इस वक्त तजिया किया जा रहा है और इस पर गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि इसके नतीजे में अमेरिका को ये खदशा है अगर ये नो वॉर पैक्ट हो जाता है। और अब ईरान के हलीफ वो कौन है? यकीनन वो या तो हिजबुल्लाह है लबनान के अंदर और दूसरे नंबर पे हूसी है यमन के अंदर। तो अगर उन पर नो वॉर पैक्ट की सूरत में माहिदा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने और इसराइल ने हूसी और हिजबुल्लाह को एक एंटिटी मान लिया है। और ये इस वक्त उन दोनों मुल्कों के अंदर जो वहाँ की जिसे वो कानूनी रजीम्स कहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, यमन के अंदर भी और इस वक्त हिजबुल्लाह लबनान के अंदर भी। और आपने देखा कि अभी सीज फायर का जो माहिदा है वो इस वजह से भी इनफेक्टिव दिखाई देता है क्योंकि वो माहिदा हुकूमत लबनान ने किया है इसराइल के साथ। बिल्कुल ठीक। लेकिन लड़ाई जो है वो हिजबुल्लाह लड़ रही है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस नौइयत के पेचीदा सूरत हाल है जी। मंसूर साहब, ये भी हमने देखने में आया है कि जब भी कोई दूसरा अमरीकी सदर था उसने डिमांड्स होने के बावजूद इसराइल की बात नहीं मानी और कभी भी डायरेक्ट हमले की जाने वो नहीं गए हैं, बिल्कुल दो से दूर ही गए हैं। और जितना भी इस मौके पर जो हमले हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हुए हैं। क्या आपको लगता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लोअर किया गया? प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई पहले साइंसदानों पर, उनके सिपा सलार पर, और उसमें कामयाबी हासिल करने की वजह से क्या ये एक डिल्यूजन पैदा हो गया था कि ईरान पर अगर डायरेक्ट भी हमला किया जाए तो अहदाफ अचीव हो सकते हैं, जो कि ना होने की सूरत में अब जो है अब जेडी वेंस को भी देख रहे हैं कि इसराइल की जो कैबिनेट के मेंबरान हैं उनके खिलाफ वो बाकायदा कह रहे हैं कि जो आपको असलाह भी फराहम किया जाता है जिससे आपने होमलैंड की अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर किया है वो भी हमारा दिया गया है और हमारे टैक्स पेयर्स का दिया गया है। ये जो रिफ्ट एक कायम होती हुई आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जाएगी? देखिए, जहाँ तक तो अमेरिका के लोअर होने का ताल्लुक है कि इस वक्त तो इसराइल के जाल में आ गया, उनकी बातों में आ गया, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा लेम एक्सक्यूज है। आपको याद होगा कि माजी में इसी तरीके से बरतानिया ने जो इराक पर हमला करना था उस वक्त भी इसी नौइयत के लेम एक्सक्यूज बनाए गए थे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास मुसद्दका है। और उसके बाद आपने देखा कि इराक में वो इराक की ईंट सेंट बजा दी गई। सेम एक्सक्यूज जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से कि वहाँ इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उसामा बिन लादेन है, और अब यही एक्सक्यूज जो है यहाँ आपको रीजन के अंदर दिखाई देता है कि वहाँ पे भी इसी नौइयत की बातें की गई कि इस वक्त बड़ी परेशानी है। और ख़ासतौर पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताई गई कि मुसाद ने तो वहाँ ड्यू होमवर्क कर रखा है और हमारी बड़ी पेनिट्रेशन है। आपने देखा कि हमने 2025 की जंग में कैसे एक ही आन में उनकी बड़ी मिलिट्री और सियासी क़यादत को जो है मलियामेट कर दिया। फिर उसके बाद जो ज़मीन पे होमवर्क किया गया मुजाहिरों की शक्ल में, उसको सपोर्ट किया गया और वहाँ पे एक हवा क्रिएट किया गया कि इस वक्त रजीम के खिलाफ आज अगर लोग खड़े हो जाए तो कल गिर जाएगी। फिर उसी को बेस बना के एक ऑल आउट वॉर जो है वो इनिशिएट कर दी गई। लेकिन जब वो ऑल आउट वॉर हुई तो उसके नतीजे में ईरानी अवाम जो है वो डिसइंटीग्रेट होने के बजाय वो जेल कर गए। वो आपस में उनका एक इत्तेफाक इत्तेहाद दोबारा सामने आया। आपने देखा कि उस जंग के जलाव में, जंग के दिनों में वहाँ पे बड़े बड़े हुकूमत की हिमायत में मुजाहरे शुरू हो गए। और फिर खासतौर पे जो सबसे बड़ी हमाकत सरजद हुई इसराइल और अमेरिका से कि उन्होंने वहाँ की जो रूहानी क़यादत है, जो मजहबी क़यादत है, उसको निशाना बनाया। और वो उस मुल्क के अवाम के लिए, वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए एक मर्जा खलाइक थी, उनके एक रेफरेंस था, बड़ा रेफरेंस थी लोगों के उनके लिए। उसके बाद मैं समझता हूँ लोगों को हकीकत मालूम होगी कि ये जो हमला है, और खासतौर पे जिस नौइयत के बयानात, ट्वीट्स हर लम्हे डोनाल्ड ट्रंप साहब करते थे, उससे ईरानी अवाम को इस बात का यकीन हो गया कि इस वक्त उनके मुल्क के वसाइल उसको कब्जा करने के हवाले से। और ख़ासतौर पे यही वजह है कि ईरान ने अपने फिर वो स्ट्रेटेजिक अहदाफ या वो एवेन्यूज को ओपन किया, यानी आबना हुर्मुज़ की तरफ वो गए। हालांकि माजी में भी आबना हुर्मुज़ यही थी, ईरान इराक जंग के दौरान भी यही थी और बहुत सारे ऐसे सख्त मकामात आए, लेकिन ईरान ने कभी इस गुजरगाह को बंद नहीं किया क्योंकि ईरान को मालूम था कि इसकी क्या रेमिफिकेशंस है, दुनिया भर से कंडेमनेशन आएगी। ईरान ऑलरेडी पाबंदियों का शिकार था, वो मजीद आइसोलेशन का शिकार हो सकता, लेकिन ईरान ने ये कड़वा घूंट भरा। और आपने देखा कि उसी के नतीजे में ये जितनी ओपनिंग है, अमेरिका चाहे इस वक्त जितने मर्जी नारे लगा ले, उनके जितने डिस्ट्रॉयर यहाँ पे आए, जितने उनके तैयारा बरदार जहाज आए, वो तमाम के तमाम वो अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। ईरान की ये रेजिलियंस और खासतौर पर मुज़ाकरात में अपने जो अटल मौक़िफ़ है उस पर उनका साबित कदम रहना ही इस वक्त माहिदे का बायस बना है। और आने वाले दिनों में भी ईरान की जो इस वक्त जो टेक्निकल लेवल की निगोशिएशन है उसमें भी उनके जो लोग हैं वो कोई किसी भी नुक्ते पर इतना इजीली बच नहीं करेंगे। अगरचे वजीर जंग से लेके वजीर खारजा
और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पर अब भी अमल कर रहे हैं। वो एक तरफ उनको इंकरेज करते हैं और दूसरी तरफ उनको एक धमकी भी लगाते हैं कि हम आपके साथ दोबारा वही सलूक कर देंगे, दोबारा जंग शुरू कर देंगे। तो ईरान को और ईरानी अवाम को अब इन गिदड़ भपकियों की भी हकीकत मालूम हो गई है और उनको पता चल गया है कि इन तिलों में इतना तेल नहीं है, लिहाजा जितना इन्हें दबाएंगे उतना ही ये आपके मुतालबात तस्लीम करेंगे। सही है मंसूर साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर हम पाकिस्तान के रोल की बात करते हैं। ये जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त है, इस पर सिग्नेचर करवाने तक, आगाज़ से लेकर अब तक की जो सीज़ फायर है, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो कितना वाइटल रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट रहा है, कितनी हम कह लें कि क्रूशल टाइम्स में डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान ने दिखाई है, और आगे चलकर हमें मुआशी और सफारती सतह पर इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? जी यकीनन पाकिस्तान ने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से एक वैसे ही आलमी सतह पे एक चैलेंजेस और आइसोलेशन का, और हमारी मैशत भी आपके सामने है कि हम अक्सर बेशतर हर साल जो है वो IMF की मदद के तलबगार होते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ा हेक्टिक चैलेंज था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे पहले जो गुज़श्ता बरस जून में जो एक मुलाकात हुई थी हमारे फील्ड मार्शल साहब की, और वो एक तारीखी मुलाकात इस लिहाज से थी कि किसी भी अमेरिकन सदर ने किसी सर्विंग जो पाकिस्तान के जनरल हैं उनको अपने यहाँ लंच की दावत पे बुलाया, और वो तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात 3 घंटों पे मुहित हो गई। और उस दौरान उन्होंने जो ईरान के हवाले से और खित्ते के हवाले से जो अपना एक रीडिंग उनके सामने रखी है, मौका सामने रखा, तो उससे वो बहुत मुतासर हुए। और उन्होंने उसके बाद से ही कई बार उनका नाम लिया और ये कहा कि हम एक जनरल से मिले हैं, एक फील्ड मार्शल से मिले हैं जो हमसे बेहतर ईरान को जानते हैं। तो ये वो मैं समझता हूँ बेसिस बनी, और इसी वजह से अमेरिका जैसा मुल्क जो अपनी इस नौइयत की कंटेंशियस इशू में सफारतकारी के लिए बड़ा फूंक कदम रखता है, और कभी वो जेनीवा से या नॉर्वे से या कैंप डेविड से बाहर नहीं निकला। तो ये पहली बार हुआ कि हमारे यहाँ मार्गला में एक डेवोस भी सजा, कि आपने देखा कि वहाँ मुज़ाकरात का अमल हुआ और पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की, और फिर बाद में जो तल्ख मराहल आए और बहुत सारे जैसे कह रहे हैं मुतज़ाद बातें एक दूसरे की तरफ से सामने आई, तो पाकिस्तान ने उसको हैमर करने के लिए जिस तरीके से एक शटल डिप्लोमेसी हमारे वज़ीर दाखिला समेत, फिर उसके साथ आर्मी चीफ, वो जिस अंदाज से इसमें इन्वॉल्व रहा है, और जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने एक कंसिस्टेंट जो सपोर्ट जारी रखी। मंसूर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपस में फरीकैन का तो शायद ये इतना एतमाद ना हो, उसका फुकदान हो, लेकिन अपने सालिस पर पूरा उनको एतमाद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उभर कर मंजर आम पर आ रहा है, और एक जो तीसरा सिग्नेटरी है वो खुद पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कि आप जानते हैं, वन लिंक की पॉडकास्ट सीरीज़ पाकिस्तान के डिजिटल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम में आने वाली तब्दीलियों को समझने का एक बेहतरीन ज़ाविया बन गया है। हर एपिसोड में माहिरीन के साथ एक अहम मौजू पर बात की जाती है। इस मरतबा एपिसोड 8 में पाकिस्तान के B2B पेमेंट्स इकोसिस्टम पर होने वाली गुफ्तगू का जायज़ा लिया जाएगा। इस एपिसोड में हबॉल के फाउंडर और CEO मिस्टर उमर बिन एहसन और वन लिंक के चीफ मर्चेंट स्कीम्स और अलायंसेस मिस्टर बशीर खान ने पाकिस्तान में बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट सप्लाई चेन डिजिटाइजेशन और फिनटेक इनोवेशन के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। हमें ये जानने को मिला कि किस तरह डिजिटल B2B पेमेंट्स बिजनेसेस के लिए कलेक्शंस, रिकन्सिलिएशन और पेमेंट्स को आसान बना रहे हैं, जबकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन डेटा के लिए नया SMEs ग्रोथ और फाइनेंसिंग के मौके पैदा किए जा रहे हैं। और मेहमानों ने वन लिंक की एग्रीगेशन इकोसिस्टम, गवर्नमेंट पेमेंट डिजिटलाइजेशन और वन गो QR पेमेंट सोल्यूशन पर भी रोशनी डाली और बताया कि ये सब इनिशिएटिव पाकिस्तान के डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का एपिसोड 8 आपको ये समझने में मदद देगा कि B2B पेमेंट्स फिनटेक सॉल्यूशंस किस तरह पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहे हैं और मुस्तकबिल में तिजारती मामलात को किस हद तक तब्दील कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आप देख सकते हैं हर इतवार शाम 7:30 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वन लिंक और पेपाक के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर मुलाहिजा कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। हम ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें पाकिस्तान के किरदार की बात कर रहे थे। अनथक मेहनत थी, डिप्लोमेसी थी, जिसकी वजह से ये मकाम मिला है कि ना सिर्फ इस मुफाहमती याददाश्त को इस्लामाबाद का नाम दिया गया है, बल्कि जो सिग्नेटरीज हैं उनमें हमारे वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। बात करने के लिए डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। डॉक्टर साहब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त तो हम बर्जन स्टॉक में जो होने वाले थे, ये मुज़ाकरात आगे बढ़ने वाले थे, इसकी टेक्निकलिटीज़ पर गुफ्तगू होने वाली थी, उसे कॉल ऑफ कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब ये जो कॉल ऑफ किया गया है किस फरीक की जानिब से बैक स्टेप लिया गया है और आपको लगता क्या है कि इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा? फिर कॉल ऑफ करने की जो वजह है वो ऑफ कोर्स मेरे अपने सोर्सेज से है, तो आप खुद जो हैं वो सहाफ़त के पेशे से आपको आइडिया होगा कि खबर जो है जब तक कि 100% उसकी तस्दीक ना की जा सकती हो, मेरे अपने सोर्सेज हैं, मेरे पास अपनी इंफॉर्मेशन है, बट मैं उसकी जो है तस्दीक की गारंटी नहीं दे सकती। तो उसमें ये है कि इंटेलिजेंस का इशू था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरा ये सिर्फ मुज़ाकरात जो हैं और होना और ये पीस डील होना या जंग रुक जाना जो है वो पॉसिबल ही पाकिस्तान के लिए इसलिए हुआ कि हमारे पास जो है वो मल्टी लेयर किस्म का एक पूरा मैकेनिज्म था, क्योंकि हम बीच में इसराइल को डील कर रहे थे और इसराइल की हिस्ट्री है कि इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो निगोशिएटर्स जो हैं उनकी असैसिनेशन करना, निगोशिएशन की प्लेसेस पे बम्बार्डमेंट कर देना, मुज़ाकरात को सैबोटैज कर देना। तो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस के ना होते हुए जो है वही पॉसिबल जो है वो ऐसा सारा हो सका है। तो उसको कॉल ऑफ करने की वजह ये है कि इंटेल ही थी कि वहाँ पे जो ईरानियन डेलीगेशन है उसमें किसी एक की असैसिनेशन का प्लॉट जो है वो बनाया गया है, जिस पे फिर लास्ट मिनट पे ये भी तय पाया कि वहाँ पे कोई कतरी रॉयल फैमिली का पैलेस है, तो उसको जो है पूरे को एक्वायर करके एक सिक्योर लोकेशन बनाई जाती है और हम ही उसकी पाकिस्तान वहाँ पर ने यही डिसाइड किया होगा कि इंटेल की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया होगा, तो देन एवरीबॉडी कॉल्ड दिस ऑफ के इट्स नॉट वर्थ ट्रैवलिंग के जब एक चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है तो इतना जो है वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने की जरूरत। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि उसको कॉल ऑफ करने की वजह जो है वो सिक्योरिटी रीजन थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इजराइल जो कि एक अपार्टाइड स्टेट है जिसने जो है वो रात से दोबारा लेबनान पे बम्बार्डमेंट भी स्टार्ट कर दी है। तो उनके जो हेजमोनिक और एथनो सुप्रीमेसी जो उनकी चल रही है उसके अंदर किसी किस्म की मोरालिटी की, किसी किस्म की जो दुनिया के कानून हैं जिनके ऊपर दुनिया चलती है वो उसको बिल्कुल भी उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। और अब तो वैसे भी एग्जिस्टेंशियली वो इतने कॉर्नर हो चुके हैं, इतनी ज्यादा दुनिया में उनसे नफरत है कि उसको मेंड करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वाइज मूव। अब हमें देखना ये है कि एमओयू जो है वो आगे चलता कहाँ तक है। हाँ, क्योंकि मैं शाजी साहिबा इसी तरफ आना चाह रही थी। जिस स्पॉइलर का आपने जिक्र किया जो इस जंग का सबब भी था, जो इसकी मेन रीज़न भी था और जिस तरह अमेरिका को इसमें धकेला गया वो भी हम सबके सामने है। अभी भी ये जो इस्लामाबाद एमओयू है इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि इसके पहले ही पैराग्राफ में करीबन 3 बार लेबनान का जिक्र आया है और लेबनान में सीज़ फायर जो है वो एक क्रूशल कंडीशन इसके अंदर रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो इसराइल है वो बाज नहीं आ रहा। आपने भी जिक्र किया कि अटैक्स फिर से हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इसराइल अगर बाज नहीं आता है और इसी तरह की साजिशें, इसी तरह का काम जो है वो करता रहता है, तो इस सूरत हाल में अमेरिका का या सदर ट्रंप का रिएक्शन क्या हो सकता है? जेडी वैंस बड़ा क्लियरली कल बड़ा सख्त अल्फाज में बात कर रहे थे इसराइल के हवाले से और उन्होंने वेपन्स की भी बात की। तो इस सिचुएशन में अगर इसराइल बाज नहीं आता है और इस माहिदे को ख़राब करने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका का या सदर ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा? एक बात तो ये कि ये अभी मुआहदा नहीं है, ये इंटेंशन है। दोनों पार्टीज ने एक चीज के ऊपर एग्री किया है और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है। और एग्री किस पे किया है कि 14 पॉइंट्स है जो बहुत एम्बिगुअसली लिखे गए हैं, इनको बैठकर पॉइंट बाय पॉइंट जो है
इस पे आप आगे जो है वो इनको मुआहदों की शक्ल दी जाएगी और ईरान का कहना है कि मुआहदे रेटिफाई होंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल से, वरना तो अगली हुकूमत आएगी तो फिर इनको रिवर्स कर देगी। तो उसमें जो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है ईरान की और उनकी जो विजडम है, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है उनको मशवरे देने वाले जो हैं वो, उन्होंने अमेरिका और इजराइल को एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया है जहाँ पे अमेरिका के पास या ट्रंप के पास ये दो ही चॉइसेस हैं कि वो बहुत खुलकर बता दें कि वो अमेरिका फर्स्ट हैं या इजराइल फर्स्ट हैं। अगर वो कहते हैं इजराइल फर्स्ट तो उनके पास उनकी डोनर क्लास रह जाती है, डीप स्टेट उनके साथ है, ज़ायनिस्ट लॉबी उनके साथ है, मिरियम एडल्सन जैसे कैरेक्टर्स की $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट उनके साथ है जो उनकी जो है वो कैंपेन वगैरह के लिए होती है। तो अगर तो वो कहते हैं इसराइल फर्स्ट, और अगर कहते हैं अमेरिका फर्स्ट तो फिर अमेरिकन उनके साथ है, जो कि बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इजराइल जो है वो अमेरिका को चला रहा है। और रिसेंटली जो 2 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें एक 2 बिल जो हैं सेनेट में पास होने के लिए भेजे गए हैं, एक 224 और 228, एक के अंडर अमेरिका इजराइल को जो है वो उसके साथ इस तरह इंटीग्रेट करेगा कि दोनों जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे जो है स्ट्रक्चरल लेवल पे इंटीग्रेट कर जाएंगे, यानी कि आप ये समझिए उसकी 56 या 57 कोई स्टेट बन जाए। और 228 है कि मोसाद और CIA इंटीग्रेट कर जाए, जिसको अभी तक तो जो है वो रेजिस्ट किया जा रहा है, लेकिन इजराइल को भी दीवार पे लिखा हुआ नजर आ गया है कि अब वहाँ पे इम्प्यूनिटी के साथ पब्लिक ओपिनियन को इंजीनियर करना, मैन्युफैक्चर करना उसके बस की बात नहीं रही गजा के जेनोसाइड के बाद। अब उनको कोई स्ट्रक्चरल जो है वहाँ पे उनकी सिस्टम के अंदर घुसने की जो है एक पैरासाइट की तरह, दीमक की तरह ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पे चल रही हैं, और अगर हम लेबनान को, गजा को और इन सारी चीज़ों को माइनस करें और इजराइल को बीच में से माइनस कर दे सबसे बड़ी बात, तो फिर इस रीजन के पीस की कोई शक्ल हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगेन हमें 1 स्टेप एट अ टाइम ही लेना है। अगर हम एक ही वक्त में एक यूटोपियन फिनोमेना की डिमांड शुरू कर देंगे तो जाहिर है वो रियल पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। बहुत मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ब्रूटल है, बहुत लीथल है, और उसकी कोई उसके अंदर जो है वो एम्पैथी नहीं है जो हमारी दुनिया की पॉलिटिक्स है। तो उसमें प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा इजराइल ही है, उसको रेन डाउन करें तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके एम्बिशियस प्लान को अगर आप कंट्रोल करें, उनको आप मजबूर करें कि एटलीस्ट आप अपनी बाउंड्रीज तो डिफाइन कर दें। आज तक आप अपना नक्शा नहीं छाप सके हैं, अब पता नहीं आपने कहाँ तक ग्रेटर इजराइल को लेके जाना है। तो ग्रेटर इजराइल आगे कोई खाला जी का घर तो नहीं है जहाँ पे लोग हजारों सालों से बैठे हुए हैं, वो इस इंतजार में थे कि कुछ ईस्टर्न यूरोप से अश्कनाजी सफेद कन्वर्टेड ज्यूज आए और आके यहाँ पे चोजन पीपल बन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा तो कि अक्सर डिस्कस करते रहे हैं वो, और बॉर्डर्स के हवाले से भी यही पोरस बॉर्डर्स दिखाते हैं कहाँ तक वो फैलाने हैं, ये भी अभी तक एम्बिगुअस है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और इस पर मजीद भी बात होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेसो टैलेंट में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जिसने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक मुनफरिद कारनामा सरअंजाम दिया है। आकाश फराज की हम बात करें, उन्होंने एक ऐसा AI बेस्ड ड्रोन तैयार किया है जो अपनी समत खुद तलाश कर सकता है, रिवायती GPS पर इन्हिसार नहीं करता और पेचीदा माहौल में भी परवाज की सलाहियत रखता है। और सबसे खास बात क्या है वो ये है कि इस मंसूबे में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन मकामी सतह पर तैयार किया गया है और इसे किसी भी GPS से ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। मजीद ये ड्रोन कैसे काम करता है और इसके मुमकिन इस्तेमाल क्या है, इस हवाले से बात करते हैं। आकाश हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आकाश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेट। आप बताएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आकाश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके ड्रोन के मुतल्लिक कि आपने इसे बनाने का इरादा कब किया, कि कब आप इस जानिब आए हैं? मुनफरिद सा ड्रोन है जो GPS का इस्तेमाल भी नहीं करता, कैसे सोचा इसके बारे में? So before proceeding, I would like to recite the verse of Holy Quran. Laisa lil insana illa ma sa. A man gets what he strives for. So I am Akash Afraz, final year student of National University of Technology. Beside, I am the founder and CEO of Safe Sky Nexus Private Limited. Currently, I am incubated at National Incubation Center, NICAT, Rawalpindi. So मेरी observation ये है कि दुनिया में ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन GPS।
और उस जीपीएस डिपेंडेंसी की वर्नेबिलिटी की वजह से जब हमारे ड्रोन्स वॉरफेयर इन्वायरमेंट या मिशन में जाते हैं तो वो इजीली डिटेक्ट और स्पूफ्ड हो जाते हैं बिकॉज वो कनेक्टेड होते हैं जीपीएस के साथ। सो मैंने इस प्रॉब्लम को देखा, मैंने कहा है कि हमारे जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन्स होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 15 डीजीआई के एग्रीकल्चर ड्रोन $15,000 to $20,000, डिलीवरी ड्रोन्स हमारे $20,000 to $50,000 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह हमारे मिलिट्री ड्रोन्स $2 million to $100 million तक स्टार्ट होते हैं। और इम्पोर्टेड ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में ये वर्नेबिलिटी होती है बिकॉज क्यों, इनमें ये जीपीएस डिपेंडेंसी का फैक्टर होता है। सेफ स्काई नेक्सस का मिशन जीपीएस के बिना एआई और सेंसर पर बेस्ड ऑटोनोमस ड्रोन बनाना है। सो मैंने इस प्रॉब्लम को काम फिर कैसे करता है, ये मसला तो आपने हाईलाइट कर दिया, तो जीपीएस अगर यूज नहीं करेगा तो अपना रास्ता कैसे तलाश करेगा, ये तो एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ठीक। सो हमने अपनी इस जर्नी को, इस मिशन को 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया, 3 फ्रेम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं स्लैम्स हमारे ड्रोन्स के कैमरा के जरिए खुद एनवायरनमेंट मैप करेगा विद द हेल्प ऑफ कैमरा हमारा इन सेंस विजन बेस्ड नेविगेशन को यूज करेगा और वो ड्रोन को कैपेबिलिटी देगा कि उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट क्या है। हमारे ड्रोन ने जैसे ही तयन कर लिया कि वो किस जगह पे है, किस टेरेन में घूम रहे, जैसे वो अपने सराउंडिंग में देखेगा तो हम लोगों ने एआई का यूज किया। एआई उस चीज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करके बताएगा कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्स्टिकल आता है, उस चीज को डिटेक्ट करेगा। बिसाइड हम लोगों ने सेंसर यूज किए हैं, लेडाल, ऑप्टिकल फ्लो, IMU सेंसर, ताकि हमारी फ्लाइट स्टेबल और कुछ इंस्टेबिलिटी ना हो इन कंजेस्टेड एनवायरनमेंट। तो हमारा ड्रोन खुद देखता है, खुद समझता है और डिसीजन लेता है। इट्स ऑटोनोमस ड्रोन। स्टेल्थ कैसे है? ये स्टेल्थ ऐसे है कि हम लोगों ने इसमें जीपीएस डिपेंडेंसी को हटाया हुआ है। हमारा ड्रोन इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। जितने भी हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, DJI के ड्रोन्स हैं $1 million में, वो सारे सैटेलाइट डिपेंडेंसी पे हैं। हमारी प्रॉपर IP हमारी अपनी है, हम लोगों ने इसको कस्टमली बिल्ड किया है खुद ही, और इसमें नेटवर्क की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म है। नो सैटेलाइट लिंकेज और नो ह्यूमन इंट्रूजन, कोई ह्यूमन का इसमें कोई लिंकेज नहीं है। टोटली ऑन बोर्ड और खुद ही AI से खुद ही चीजों का रास्ता का तयन करके अपने टारगेट पे पहुंचेगा। बियॉन्ड विजन को किस तरह से वो करेंगे? अगर टारगेट बहुत दूर हुआ जिसको अचीव करना हुआ, कैसे पहुंचा जाएगा? राइट, अभी देखिए तो हमने कुछ डिस्टेंस, जैसे कि अभी हमने अपने ड्रोन को टेस्ट किए विद इन 5 किलोमीटर विद इन पेलोड ऑफ 3 kg। इस चीज को हम इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने ड्रोन की, अभी हमने जैसे बैटरी यूज की थी 8000 mAh की, हम अपने ड्रोन के कंपोनेंट को इंक्रीज करके हम इसकी फ्लाइट टाइमिंग, हम इसकी बैटरी टाइमिंग, हम सारी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंडेबल ड्रोन है, ये नहीं कि ये सारी फिक्स्ड है और हम सिर्फ इसको एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। आकाश फराज हमारे साथ मौजूद थे और एक मुनफरद किस्म का ड्रोन उन्होंने डिज़ाइन किया है और वो इतना मुनफरद है कि GPS का वो इस्तेमाल नहीं करता अपना रास्ता तलाश करने के लिए, वो खुद से ही अपना रास्ता भी तलाश करता है। जैसे हम मूवीज़ में देखा करते थे प्रोटोटाइप्स के, वो ढूंढ रहा है, उसको आंखें अता कर दी गई हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम जिस पैमाने की सोचा करते थे, अब उस पैमाने पर काम भी हो रहा है और पाकिस्तान में हो रहा है। जनाब, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर एक बार फिर से बात करेंगे ईरान अमेरिका मुआहदे की, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे जिस पर फरीकैन ने दस्तखत कर दिए हैं। बात करने के लिए डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायद आज़म यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले इस मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए गए हैं और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी बतौर मीडिएटर इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। क्या समझते हैं आप, ये जो मफाहमती याददाश्त है मशरिक़ वस्ता में अब ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती है? इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ताकत का तवाज़ुन तो तब्दील हो गया बस, और इस रीजन को पाकिस्तान की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ी मुश्किल से इसको तबाही के दाने से वापस ले गए। आपने
टीम के साथ उन्होंने मीडिएट किया और एज ए रिजल्ट आपको नजर आया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल साइन हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस खित्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जाएंगी अगर इन 2 माह में दोनों तरफ से कोई रैशनल एलिमेंट ने डोमिनेट किया, ना कि वही टिपिकल रेडिकल्स का। मेरा ख्याल है कि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब नया बनेगा और उसमें खित्ते के ममालिक की ज्यादा अहमियत होगी या उसके नेबरहुड की, और जो जिस तरह पहले अमेरिका का था या ग्रेट पावर्स का रोल था वो रोल तो रहेगा मगर उस तरह नहीं रहेगा। इसराइल को जिसको समझा जा रहा था कि वो खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत है मिलिटरली और वो जहां चाहता है अपनी मनमानी करता है, वो चेकमेट हो गया है। तो लिहाजा जो नई डेवलपमेंट है वो इस खित्ते की एक नई किस्म की स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पे पिक्चर लेके आएगी। अच्छा डॉक्टर जफर, अब 18 जून को किस तरह से देखा जाएगा गुज़श्ता आने वाले सालों में, क्योंकि हम अभी तो देख रहे हैं कि हम अमन की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो अमन है इसने कुछ रीशेप की हैं अलायंसेस, और एक पुरानी दरीना अलायंस जो हमें अमेरिका और इसराइल के बीच में दिखाई देती थी वो भी हमें टूटती हुई कहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं अमेरिकी सदर को, जिस तरह लोअर करके अमेरिकी सदर को इस जंग में लेकर आया गया और पहले उनको अहदाफ अचीव करवाए गए और जो सबसे मुश्किल हदफ था उसके लिए वो गए तो वो बैकफायर कर गया। इस सूरत हाल में किस तरह से देखते हैं नई अलायंसेस किस तरह से बनेंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स में होता है और हर जगह पे हर पॉलिसी की ऑपोजिशन होती है। हमारे यहाँ भी हम भी रोज अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं उनकी डिसीजंस को। इसको सेट असाइड करके हमें ट्रेंड्स को देखना है। ट्रेंड्स में इस वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि ईरान को अगर जंग में उसकी तबाही हुई है तो उसको 300 मिलियन रिकंस्ट्रक्शन का भी मिलने की उम्मीद है। और अगर न्यूक्लियर का जो डोमेन थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, वो समझ ये आ रही है कि उनको शायद पूरा ब्रीफ नहीं किया गया। ये तो 27 फरवरी को ही हो गई थी जिस पर ईरान ने बड़ा क्लियरली मान लिया था कि हम इस चीज में आगे मजीद नहीं जाएंगे और हम अपने प्रोग्राम को IAEA के तहत और बीइंग ए मेंबर ऑफ NPT ही डेवलप करेंगे। अब इस चीज के साथ आपको अगर देखते हैं तो खित्ते में देखें पावर का तवाज़ुन तो बदला है। ईरान ने अपनी एक एस्टैब्लिश किया रेजिस्टेंस और रेजिलियंस। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी आपने कहा कि ताकत का तवाज़ुन तो बदला है, तो ईरान की कितनी बड़ी ये जीत है कि वो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को मुज़ाकरात की मेज़ तक ले आया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आपको क्या लगता है कि सदर ट्रंप इस ये जो माहिदा है इसको मिड टर्म इंतखाबात में अपनी जीत के तौर पर जाहिर कर सकते हैं? देखिए, ईरान ने अपना डिफेंस शो किया। हम इसमें दोनों को ना जीता हुआ कह सकते हैं ना हारा हुआ कह सकते हैं। इनके दरमियान सीज फायर हुआ, ट्रूस हुआ, ठीक है। इनके एक एग्जिस्टिंग एनिमिटी थी, वो उसके ऊपर अब मजीद आगे चीजें चलेंगी। इनकी खुशकिस्मती ये रही कि दोनों ममालिक की कि पाकिस्तान ने एक इस तरह का मीडिएटर का रोल किया और अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन की और पूरी दुनिया को एंगेज रखा इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक अब एक मुआहदे में एज ए सॉवरन इक्वल बात कर रहे हैं। तो इस लिहाजा इसको आप ट्रंप अगर अपना नैरेटिव में बिल्ड करते हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरह वेनेजुएला में गया इसी तरह ईरान जाऊंगा और वापस जाके, वो तो शायद उनका बिल्ड नहीं हो सकेगा, उनका जो है वो पूरा नहीं हो सकेगा। मगर ईरान एक चीज ज़हन में रखे कि अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है और अमेरिका इस वक्त ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है। इस जंग के बाद उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके भी एसेट्स और उसके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और उसके ऑयल इंडस्ट्री के भी बढ़ेंगे। तो लिहाजा आप देखना ये कि अगले 2-3 महीने में उनको किस तरीके से ट्रंप प्रेजेंट करता है और इस वॉर के अंदर जो भी वो अपनी विक्ट्री नैरेटिव बनाता है वो किस तरह करता है, मगर उसके लिए टफ टाइम है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त पूरे अक़वाम आलम में, वो बहुत गुज़श्ता 1 साल में बहुत तब्दील हुई है। और हमने देखा कि हमने मई जंग जो भारत के साथ लड़ी उसमें जंगी मैदान में, और फिर उसके बाद जो अब ये 18 जून पे मुआहदा हुआ है इसमें सिफारती मैदान में, दोनों मैदानों में हमने अपने जो हरीफ हैं, फरीक हैं, उनको आमादा किया है अपनी पोजीशन पर। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस क़यादत में, जिसमें फील्ड मार्शल साहब हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब हैं, इस क़यादत में किस जानिब गामज़न है? देखिए, आपने 2 बातों का बड़ा क्लियर जिक्र कर दिया।
कि जो था जंग में भी हमने जीत के दिखाया और उस स्टेट को डिफीट दी जिसको यूनाइटेड स्टेट्स जो है 92 से रीजन में एक अपना अलाय रीजनल लोकल लेविथान कह सकते हैं, एक गुली कह सकते हैं, बना रहा था जिसको, और उसके साथ पूरा वेस्ट उसको सपोर्ट करता था। मगर उसकी जब पिटाई हुई तो एकदम उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिविजिट किया कि इस स्टेट में तो इतनी पावर नहीं है, हम उस मिडिल पावर तक जाएंगे जो एक मिलिटरली पावरफुल है, और उसका रिजल्ट आपको नजर आया। उन्होंने आप पे बेट किया, ना कि इंडिया को एंगेज किया, जिसका ईरान के साथ, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ तल्कात थे। हालांकि हमारी इसराइल का तल्कात नहीं है, ना थे, उसके बावजूद हमारे पे ट्रस्ट किया गया। दूसरी तरफ आपने डिप्लोमेटिकली कहा, वो कल्कि में इसका नाम क्या है? इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कोई भी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, कोई भी ट्रीटी, कोई भी नहीं होती, वो कुछ उसका एक दौरानी होता है, उसमें उसके हम इम्पैक्ट्स देखते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये कोई ताहयात नहीं है, ये तो एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई खुदाई सीफा तो नहीं है। तो इसलिए ये इसकी हमको अहमियत इसको एनालाइज करना है। कल जो साइन हुआ है उसका बैकग्राउंड और उसका आगे क्या ये करते हैं ममालिक को, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई गारंटी देता है वो सॉवरेन स्टेट। किसी चीज जो आप भूल रहे हैं, पाकिस्तान ने, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें भी इसका बहुत इमेज बढ़ा है। इस वक्त किन के नाम आ रहे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर डार, इस तरह के जब नेम साउंड्स करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर हमारी लीडरशिप व्हाइट हाउस में ट्रंप को मिल रही थी, तो उसके फौरन बाद ही हमारी लीडरशिप चाइना में 80th एनिवर्सरी जो थी चाइना की विक्ट्री की, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही थी। और प्रेसिडेंट शी का जो नया इनिशिएटिव आया था सितंबर में, उसका था नाम ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, उसको भी हम अप्रिशिएट कर रहे थे। एससीओ में भी हम बैठे हुए थे। तो ये कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है लीडरशिप का और स्टेट का। ऑफ कोर्स जब लीडरशिप इस तरह कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रही होती है, तो ये रिफ्लेक्शन होती है कि स्टेट के अंदर उसकी जो आवाम है या उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनमें भी एक कॉन्फिडेंट आता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें पॉलिटिकल, एक मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक, आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे तो बहुत अचीवमेंट हुई। अब रह गया इकोनॉमिक्स। ये जब ईरान से सैंक्शन खत्म होंगी, तो देखिए, जब भी आपके नेबरहुड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, उसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है। हमारे लिए जो डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये सारी बातें भी आपने बिल्कुल ठीक की कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मामले में मीडिएशन कराई है, मुझे तो यही लगता है कि क्राइसिस डिप्लोमेसी का एक न्यू स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया, या एक न्यू एग्जांपल सेट कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका नाम दुनिया भर में लिया जा रहा है, एवरीबडी इज़ थैंकिंग पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए, खा वो आर्जी सीज़ फायर था या फिर उसके बाद अब ये जो मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर का ऐलान किया गया है। और आपने कहा कि आगे जो मामलात हैं वो दोनों ममालिक बैठकर तय करेंगे, पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा जिक्र अपने पड़ोसी मुल्क का भी कर लेते हैं। G7 इजलास में हमने मोदी की बॉडी लैंग्वेज को भी देखा और उनकी जो ट्रंप के साथ कन्वर्सेशन थी वो भी देखी। वो तो मेरा ख्याल है हजीमत जो उठा रहे हैं, जो उन्होंने पहले हमसे सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस तरह का जवाब हमने जंग में उन्हें दिया, और उसके बाद फिर डिप्लोमेसी में जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, नई मनाजिल तय कर रहा है, तो वहाँ तो मुकम्मल तौर पर एक खामोशी दिखाई देती है। आपने बिल्कुल कहा कि वहाँ पे खामोशी के साथ साथ वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन की भी कैफियत है। आप अगर देखें कि 2014 से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, मैंने कर दिया, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। उसका नतीजा आज के आपको नजर आता है कि इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया को उसने आइसोलेट कर दिया, और इंडिया ये अवाम भी अब इसको रियलाइज कर रही है। वो जो हाई टेबल थी G7, जिसकी में इंडिया अपनी पॉपुलेशन और एक इकोनॉमिक बैली की वजह से जाना जाता था, वहाँ भी उसकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हुई। अब दूसरी तरफ आ जाए कि मार्का हक में पाकिस्तान ने उसको मिलिटरली नॉकआउट कर दिया। ट्रंप के साथ या इंटरनेशनली उसको इसलिए हो गया कि उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि जी कि स्टेट टेररिज्म का। जब ये प्रूव किया पाकिस्तान ने कि वो हमारे मुल्क में भी कत्ल कराता है, कनाडा में भी कराता है, वो कनेडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, फिर अमेरिका ने खुद एक्सपीरियंस कर लिया न्यूयॉर्क में, इसी तरह ब्रिटेन में। तो इस तरह हमें नजर आता है कि इंडिया की वो जो एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी, जिसको वो ऑफेंसिव डिफेंस में ट्रांसलेट कर रहा था, वो बिल्कुल मिजरेबली फेल हो गई।
ये तो इस वक्त आपको जो G7 के बाद की डेवलपमेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि एक वो मुल्क जिसके अंदर एक अप्रिशिएट करती थी पूरी दुनिया के एक कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, वो तीनों उसके बेंचमार्क जो है जिनकी बेस पे वो क्लेम करता था अपनी एक सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो तीनों को तो मोदी सरकार ने जीरो पे पहुंचा दिया। लिहाजा इसमें जो कल 18 मतलब आप कह सकते हैं जून में जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और उसकी बेस पे आज जो आगे नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी, तो मेरा ख्याल है कि इंडियन जो अवाम है और वहाँ पे जो एक सोचने वाला तबका है वो भी अब अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपने इंडिया को कहाँ पे ले आकर खड़ा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर जफर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर जफर कह रहे हैं, इकोनॉमी एक मसला तो है, लेकिन ये अमन के टाइम पर एक मसला होता है। जब जंगें होती हैं तो उसमें स्ट्रेटजी ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है, और उसका हमने एक अमली नमूना देखा है पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल में और ईरान के रद्द-ए-अमल में। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब दुनिया भर के बच्चों की मौसिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की कहानी जानते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक खातून ने हमें बताया कि बच्चे जो है ये खाली बर्तन नहीं होते, ये ऐसा खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें हमें मालूमात से भरना होता है, बल्कि बच्चे जो हैं उसके हवाले से उन्होंने एक ऐसा नज़रिया दिया जो बहुत कबल अज़ वक्त था। ये खातून 1870 में पैदा हुई, और ये खातून जब ये नज़रिया दे रही थी उस वक्त तक सिगमंड फ्राइड के नज़रियात और उनकी बेटी के नज़रियात और बच्चों के हवाले से जो नफ्सियात है वो इस तरह मंज़र आम पर नहीं आई थी। उससे बहुत पहले मादाम मॉन्टेसरी ने कुछ ऐसा नज़रिया दिया जिसने तालीमी निज़ाम जो है उसको ना सिर्फ बदल के रख दिया बल्कि बच्चों की ज़िंदगियों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो असरअंदाज हुई। मॉन्टेसरी जो है, मादाम मॉन्टेसरी, इससे आपको याद आ गया होगा कि पूरी दुनिया में ये जो स्कूल सिस्टम राइज है इसके पीछे ये खातून है। लेकिन ये खातून जब उन्होंने ये नज़रिया दिया तो ये कोई इतना आसान बात नहीं थी। उसकी वजह यह है कि ये खातून एक ऐसे दौर में पैदा होती हैं जब बहुत ज़्यादा जबर है, जब बहुत ज़्यादा तासुब है, और ये मर्दों की दुनिया है। इसमें हेनरीटा भी पैदा होती है। हेनरीटा के हवाले से हमने एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि उन्होंने कैसे कायनात में जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डिस्टेंसेस हैं उसको उसका जो डिस्टेंस मापने का जो नज़रियात दिए उन्होंने, मतलब उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन ये खातून जिसने यूनिवर्स के हवाले से और कॉस्मोलॉजी के हवाले से हमें इतने बड़े नज़रिए से नवाजा, उनकी अपनी हालत ये थी कि उस वक्त ख़वातीन को टेलीस्कोप इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। यानी ये इस तरह का तासुब था। इस तरह का तासुब जो है वो मॉन्टेसरी जो मादाम है उन्होंने भी देखा। मिसाल के तौर पे ये वो टाइम है जिसमें तिब और साइंस, ये दो चीज़ें हैं जिसमें ख़वातीन नहीं कर सकती थी कुछ भी, यानी ना तिब में जा सकती थी ना साइंस में जा सकती थी। और इनको तिब का शौक़ था और इन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की। इटली की इब्तदाई डॉक्टर्स में, ख़वातीन डॉक्टर्स में इनका शुमार होता है। लेकिन डॉक्टर बनना उस वक्त इतना मुश्किल काम था कि मिसाल के तौर पे जो एनाटॉमी की क्लासेस थी वो ये रात को लिया करती थी। उसकी वजह यह है कि दिन को मर्दों की मौजूदगी में, या मर्द जो है ये उनका इस्तेहकाक था, जो उनका हक था कि वो एनाटॉमी की क्लासेस लें और वो सारा, तो ख़ातून जो है इनको रात को क्लासेस लेनी पड़ती थी। यानी सिर्फ आपने तालीम में आला कारकर्दगी नहीं दिखानी बल्कि ख़ातून ने तासुब को भी फेस करना है, जबर को भी फेस करना है, इन तमाम जो माशरती मामलात हैं उनको फेस करते हुए तालीम में भी आला कारकर्दगी, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह के नज़रियात देना जिसमें कि मुकम्मल तौर पे दुनिया का जो तालीमी निज़ाम है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। हुआ ये था कि जब ये तिब के अंदर तालीम हासिल कर रही थी और उसके बहुत सारे मामलात में उनको डिस्करेज किया गया, ये सारी एक लंबी कहानी है, लेकिन उनकी तवज्जो जो है वो बच्चों की तरफ गई, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको नालायक समझ के और उनको इस तरह का समझा जाता कि शायद ये सीख नहीं सकते, और उनको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि नज़रअंदाज कर दिया जाता था या स्कूल से निकाल दिया जाता था। उनकी तवज्जो जब पड़ी इन बच्चों की जानिब तो उन्होंने देखा कि ये मामला शायद बच्चों के साथ नहीं है, यानी बच्चों के लर्निंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे निज़ाम के साथ कोई प्रॉब्लम है, तालीमी निज़ाम के साथ कोई इशू है। अच्छा, उससे ये जो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं
और ये जो अकली मदारिज हैं ये बहुत बाद की बात है। लेकिन मॉन्टेसरी ने उस वक्त उसको आइडिया हो गया था कि शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है बच्चों को वो हमारा गलत है। सो उस हवाले से उन्होंने एक घर बनाया 1907 में, उसको कहते हैं बच्चों का घर। और उस बच्चों के घर में उन्होंने एक ऐसा माहौल दिया जिसमें बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को छू सकते थे, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते थे। और वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चे जो है वो अपने तौर पे उनकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो नज़रिया था कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए, उनको वो कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें आप अपनी जो मालूमात हैं, जो कि आप कॉग्निटिव स्टेजेस की आखिरी स्टेज पे खड़े हुए हैं और आप एक एडल्ट हैं और आप उस बच्चे के दिमाग के अंदर उस चीज़ों को भर रहे हैं, ये कोई हल नहीं है। हल ये था कि उन बच्चों को ख़ुद एक्सप्लोर करने दिया जाए और उनके अंदर जो क्यूरोसिटी है और उनके अंदर जो तजस्सुस है उसकी तस्कीन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि वो ख़ुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उन दरियाफ़्त करें और उसके बाद जो है वो सवालात उनके अंदर जो होते हैं उनके जवाब दिए जाए। यानी तजस्सुस जो है उसको और क्यूरोसिटी या जिसको तनकीदी फ़िक्र कहते हैं, ये तनकीदी फ़िक्र जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर, ये पैदाइशी होती है और ये हर बच्चे के अंदर होती है। हमारा काम ये होता है, ये माशरे का काम ये होता है कि उनकी इस सलाहियत को प्रोटेक्ट करें, उनकी सलाहियत को जिस तरह भी हो उसकी हिफाजत करें ताकि उसके अंदर बच्चे के अंदर वो जो सवालात हैं वो हमेशा ज़िंदा रहें। और जितने नंबर ऑफ़ सवालात ज़िंदा होंगे उतना वो बच्चा ज़िंदा होगा, उतना ही वो इंसान ज़िंदा होगा। और आपको अंदाज़ा है कि हमारे तालीमी निज़ाम में ये कितनी बड़ी खामी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 16-17 साल की उम्र तक सवालात से हाथ धो बैठते हैं और वो तकरीबन 20 साल तक एक ऐसे डिल्यूजन का शिकार हो जाते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है और उसके बाद ये जो मुंताज होता है इसका जो नतीजा निकलता है वो मास व जाहिलियत के और कुछ नहीं निकलता। सो मादाम मॉन्टेसरी जो है उन्होंने ये कमाल नज़रिया दिया और इस नज़रिए के जो नताइज थे वो बहुत हैरान कुन थे। वो बच्चे जिनको शरारती समझा जाता था, वो बच्चे जिनको गैर ज़िम्मेदार समझा जाता था, वो तमाम बच्चे जो हैं वो उन्होंने रिज़ल्ट देना शुरू किए। ये वो नज़रिया था जिसकी शुरू में बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई। उसकी वजह यह है कि इसमें इंतखाब की बात थी, बच्चे के इंतखाब की बात थी, बच्चे की आज़ादी राय या आज़ादी की बात थी। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एम्पावर्ड जो तबका था उस वक्त वो ना औरत में बर्दाश्त कर सकता था ना बच्चों में कर सकता था। तो ये वो जो नज़रिया है इसको कोई इतना अच्छा नहीं समझा गया, उसकी मुखालफत की गई। लेकिन हुआ ये कि जो मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम है या मॉन्टेसरी जो निज़ाम है उसने हैरत अंगेज़ नताइज देना शुरू किए। जब उसने हैरत अंगेज़ नताइज देना शुरू किए तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि इसको ना सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि इसको नाफिज किया जाए। आज आपको मालूम है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये तालीमी निज़ाम कायम है। मादाम मॉन्टेसरी जो है वो एक तिब से उनका मामला शुरू हुआ, मेडिकल से मामला शुरू हुआ और तिब की तालीम से होती हुई उनकी एक ऐसी दरियाफ्त, उनकी एक ऐसा कमाल काम जो एक आलमी तहरीक में बदल गया। जब भी आप कहीं से गुज़रें, किसी जगह पे, किसी स्कूल के बोर्ड पे मॉन्टेसरी लिखा हो तो आपके ज़हन में मादाम मॉन्टेसरी इटली 1870 में पैदा हुई और 1907 में उन्होंने बच्चों का घर बनाया। ये कहानी आपके ज़हन में आ जानी चाहिए और मेरा ख्याल है कि आपको यकीनन मादाम मॉन्टेसरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम की मुहिम मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है और कौमी टीम को इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहां जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच भी हाथ से निकल गया और ग्रीन शर्ट्स 2 विकेटों से शिकस्त खा गई हैं। इससे कबल पाकिस्तान को अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत के हाथों भारी शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी थी और कप्तान फातिमा सना ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो पेश की, 19 सेंचुरी स्कोर की और विकेट भी हासिल की, लेकिन टीम मजमूई तौर पर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान विमेंस टीम बार बार अहम मौके पर क्यों नाकाम हो रही है और क्या मसला टीम के कमज़ोर मिडल ऑर्डर का है, नाकिस फील्डिंग का है या फिर दबाव में दुरुस्त फैसले ना कर पाने का है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में मुसलसल 2 नाकामियों के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदें भी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कौमी टीम का अगला इम्तिहान बांग्लादेश के खिलाफ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी भी पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के इम्कान मौजूद हैं, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सलीम भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मुझे तो बस ये हसरत ही है अभी तक कि कभी कोई अच्छी खबर पे भी हम लोग डिस्कस करें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत।
वुमेन, काश आप लोग 2000 जो 17 है उस वक्त होते जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो और तब डिस्कस हम करते कितना। डिस्कस कर रहे होते। कल 9वीं सालगिरह थी उस वो फतह की। वैसे कल मैं का ही उधर दिन था, 18 जून। जी बिल्कुल। अच्छा सलीम खैर, भाई ये साहब, चले जितने सारे सवाल अली ने उठा दिए हैं, तो अब उन सवालों के ज़रा बारी बारी जवाब तलाश करते हैं। क्या लगता है आपको मसला कहाँ पर आ रहा है? क्योंकि मेंस टीम में तो हम देखते हैं और डिस्कस भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्या क्या मसाइल हैं। हमारी जो विमेंस टीम है उसमें भी ये मसाइल हमें शुरू से ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तब्दीली या फिर चेंजेस या फिर कोई ज़रूरत के तहत जो चीज़ें दुरुस्त करने की बात है वो नहीं होती। तो अभी आपको क्या लगता है बड़ा मसला कहाँ पर है? देखिए, लेस एक्सपेक्टेशंस लेस पेन। हम लोगों को ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी कि वुमेन टीम क्या हमारी इस काबिल है कि वो वर्ल्ड कप जीत सके? बिल्कुल नहीं। सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी हमारी टीम कहीं भी खेलती है, चाहे वो टेस्ट मैच खेले तो हम कहते हैं टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेले तो कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, वर्ल्ड कप खेले तो वर्ल्ड कप। तो ऐसा हमारी मेंस टीम के साथ नहीं है। तो बेचारी वुमेन क्रिकेटर्स तो अभी काफी पीछे हैं। हमें काफी देखें नजर आई चीजें, खामियां, बैटिंग में मसाइल हैं। इसके अलावा जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा कि 4 हमारी बैटर्स रन आउट हुई, 80 फॉर हमारे गालिबन 8 विकेट्स गिर चुकी थी। फिर पार्टनरशिप बनाई, फातिमा सना ने 50 की, फिर 3 विकेटें भी ली। उसके बाद जिस तरह रन आउट हमारी हुई, मैंने उसका जिक्र किया। और बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी हम लोगों ने गलतियां की, कैचेस भी ड्रॉप किए। इंडिया के खिलाफ मैच में आगाज अच्छा लिया, 18 ओवर तक इंडिया को बांध के रखा था, आखिरी के 2 ओवर में 37 रन गालिबन बनवा दिए, तो एक बड़ा स्कोर बन गया। उसके बाद फिर बाद में जब आगाज अच्छा था बैटिंग में भी, फिर वो विकेटें गिरती रही। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक मसला तो हमारी क्रिकेट में है ही कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे मेंस हो, वुमेन हो, जूनियर हो, जब वो कोई बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं मैच, कोई बड़ा मैच खेल रहे होते हैं, तो एक तो जहनी तौर पर वो दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे मसाइल होते हैं। लेकिन वुमेन में तो स्किल्स में भी हम लोग पीछे नजर आ रहे हैं वादे तौर पे। वो तो अब मेंस में भी हमारा हाल यही है, मेंस क्रिकेट भी हमारी काफी पीछे चली गई। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रिकेट ही हमारी जवाल पजीर है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मेंस और विमेन का आपस में क्या ताल्लुक? ये वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर भी नाकामियों में एक तसलसल दिखाई दे रहा है। ताल्लुक ये है कि खेल क्रिकेट रहे ना, गेम नहीं की है, तो कंपैरिजन बनता है ना पहले उसका। क्या था हमारे पास जो हम हर फील्ड में, हर यानी टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। और अब जो है हमें दिखाई दे रहा है कि हर जगह पर नाकामी मिल रही है। तो कहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं जिसने ये अब एक तसलसल बरकरार रखा हुआ है? देखिए, अब हम लोग ओवरऑल अगर हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोडक्शन वो हो नहीं रही प्लेयर्स की, पीछे से हमारे पास वैसे प्लेयर आ नहीं रहे। जैसे मैं आपसे कहूं कि गुज़िश्ता 10 साल 15 साल में हमने कौन सा क्रिकेट स्टार प्रोड्यूस किया है, तो मेरा ख्याल है एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वो है बाबर आजम का। और उसके अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। और जब हम लोग जीतते थे तो हमारी 11 की टीम में 11 प्लेयर्स ऐसे थे कि कोई पान वाला भी उनको सेलेक्ट कर सकता था। अभी तो ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आप बोलेंगे इनको निकाल दो बाहर। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब वो लड़के हमारे मिल नहीं रहे, या वो सेलेक्ट नहीं हुए, या परफॉर्म नहीं, जो भी वजह है जिसकी वजह से हम लोग ओवरऑल पीछे जा रहे हैं। इसी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो हम लोग को देखें, पहले ही एक तो आस इतनी लगानी नहीं चाहिए थी, और चले अब आपने आस लगा ली। अब मैच जो बाकी है हमारे, जैसे आपने अभी बताया बांग्लादेश, उसको तो चलो बांग्लादेश को भी हराना आसान नहीं होगा, लेकिन चलो हरा दिया तो अगला इम्तिहान हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। वो बहुत तगड़ी टीम है, आपको पता है। फिर उसके बाद नेदरलैंड से मैच है। तो हमारी वुमेन टीम से तो इतनी उम्मीदें हमको रखनी ही नहीं चाहिए। 1-2 प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। फातिमा की परफॉर्मेंस अच्छी, इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनको अभी दी 100 वुमेन्स में भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको मिली, और पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर होंगी जो इस इवेंट में हिस्सा लेंगी। यानी परफॉर्मेंस जो आपकी है वो आपको फौरन सिला भी दिलाती है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं कि हमारी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। तो इसी परफॉर्मेंस के मद्देनजर टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं आपको? ऑन पेपर तो बिल्कुल इम्कानात हैं कि पाकिस्तान टीम अपने बाकी मैचों में अच्छा परफॉर्म करे और सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन बीइंग रियलिस्टिक अगर आप पूछें, बहुत मुश्किल लगता है, तो ना ही समझे हम। मगर
मैं वही बोलता हूँ कि क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई अगले मैच में हो सकता है, बहुत सलीम साहब, एक्स्ट्रा। जब भी हम अपनी एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत कम करते हैं ना हमारी टीम से, तो वो परफॉर्म करने लगती है। देखिए अब देखिए, आपने तैयारी क्या की, जिम्बाब्वे से सीरीज हुई थी ना, जो पहले आपको याद होगा, हर रोज रिकॉर्ड बन रहे थे, इतने रन बना लिए, उतने रन बना लिए, ये हो गया, जिस फॉर्मेट की भी थी एक सीरीज थी। अब वो टीम भी तो कौन सी थी, जिम्बाब्वे, ये लोग सोचते रहते, तो उससे मेरा ख्याल है लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई, कहने लगे कि यार ये लड़कियां बहुत अच्छा खेले। लेकिन हमें और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये लड़कियों का क्रिकेट में आना इतना आसान है नहीं। हाँ ये तो है, जो खेल और रही उनके है, लिए आसानियां आगे भी तो नहीं प्रोवाइड की जाती। सलीम खालिद साहब, वहाब रियाज भी तो साथ ही हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वहाब रियाज तो माशाल्लाह हर फन मौला है, कभी वो सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी वो कोच बन जाते हैं, कभी वो मेंटोर बन जाते हैं, कभी मेंस टीम के साथ होते हैं, कभी वुमेन टीम के साथ होते हैं, कभी कहीं चल ही रहा है माशाल्लाह। वो अब अंडर 19 जूनियर टीम बची है, शायद अब इसके बाद उनको वहां भेज दें। लेकिन तो परफॉर्मेंस फिर वहां से भी ऐसी ही आएगी। अब मैं इसमें क्या कमेंट करूं, मुझे कमेंट करने की जरूरत ही क्या है, आपके सामने है सारी चीज। हर शोबे में जहां जहां उनको भेजा गया, आप उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लेंगे, क्या ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नजर आ रही हैं हमें। राइट, तो सलीम भाई, ये में तो चले इतना आप मार्जिन दे सकते हैं, ये हमारे पास इतना कोई टैलेंट भी ऐसा। हाँ ये तो है। आपका एक पॉइंट जो अभी आप यू वर मेकिंग इट, वो ये था कि ख़वातीन का आना टीमों में बहुत आसान नहीं है। एक जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से गुजर कर वो नहीं आ पाती हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी रेड टेपिज्म मौजूद है। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पर इसको किस तरह से इंश्योर किया जाए कि टैलेंट को जगह मिलती रहे, चाहे ऐसी सूरत हाल से दो चार भी रहें, लेकिन टैलेंट को जगह मिलती रहे। और आगे आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ आप लाना चाहेंगे जिससे परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है? देखिए, यूजुअली मैं इसीलिए वुमेन जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस में ना बहुत ज्यादा तनकीद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वो बेचारी जो लड़कियां खेल रही हैं वो बहुत मुश्किलात का सामना करके आई। सबसे पहले तो अपने घर से ही उनको मुश्किलात हुई होगी। आपको पता है कि यहाँ खवातीन का क्रिकेट वगैरह गेम्स वगैरह में आना इतना अच्छा बहुत सारे घरों में अच्छा नहीं समझा जाता। तो वहां से अगर पेरेंट्स ने चलो खुशकिस्मती से उनकी हौसला अफजाई की, आगे आई, हर लेवल पे मतलब इतना ईजी नहीं होता चीजें। तो अब यहाँ आके अगर वो खेल रही हैं तो हमें हौसला अफजाई ही करनी चाहिए। लेकिन अब जाहिर है परफॉर्मेंस का मेयार उनको बेहतर करना वो उनका काम है। तो कोशिश ऐसी करें कि उनको आप ऐसी फैसिलिटीज दें, इनको ऐसा रोल मॉडल बनाएं। आपकी जो नई बच्चियां हैं जो कॉलेज की हैं, जो स्कूल की हैं, वो देखें, वो भी अट्रैक्ट हों कि ये क्रिकेटर बनी है, ये फातिमा सना खेल रही है, यार इसको देखो कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या इसका लाइफ स्टाइल अप हुआ है, क्या हुआ है। फिर स्कूल कॉलेज इधर उधर जो टैलेंट है उसको तलाश करें बोर्ड, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कायल किया जाए कि बहुत अच्छा माहौल है टीम का भी और हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी। तो यहाँ लड़कियां आएंगी तो बिल्कुल सेफ सिक्योर माहौल में खेलेंगी, तो आपको नया टैलेंट मिलेगा। उनको तगड़ा बनाए। आप देख रहे होंगे साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर, वो माशाल्लाह कैसी तगड़ी तगड़ी क्रिकेटर है। हमारी वाली तो थोड़ी वीक नजर आती है उनके सामने। तो ये सब चीजें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन्हें फैसिलिटेट किया जाए ताकि जो पूल है ना वो बढ़ सके हमारे पास, और नया जो टैलेंट है वो इस तरफ आता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हमने मौसम की बात इब्तिदा में की थी, शो के आगाज में की थी, तो मेरा ख्याल है तफसीलन कर लेते हैं। नहीं, अब हम मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, मौसम की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वो तो जैसा भी है, अभी धूप है बाहर। वैसे जहाँ तक मुझे खबर मिल गई है कि बाहर का जो मौसम है वो इस तरह का है। आपको पता है जुम्मा है तो वीकेंड है। वीकेंड के लिए आपको पता है कि आपको रिमाइंडर हम देते हैं, हमारा जो फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, उसकी झलकियाँ दिखाते हैं आपको। कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आज ज़रा गौर कीजिए कि कारवांसराय में परिंदों की बहुतात। जी हाँ, आप जानते हैं कि कारवांसराय हमा वक्त मसरूफ़ नहीं होती, मुसाफिर आते जाते रहते, लेकिन परिंदे वहाँ पे क़याम करते हैं। और परिंदे भी किसके हैं? मंतकुल तैर के, फरीदुद्दीन अत्तार की। अच्छा, मुझे जो फरीदुद्दीन अत्तार की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुतासर किया। जिस तरह से वो फ़कीर, उनकी दुकान पे इतर की उनकी शॉप है,
आता है और वो उसको धुतकारते हैं। उसके बाद जब वो कहता है कि तुम इतने मगरूर हो, अपनी जान कैसे दोगे जब बारी आएगी, तो अतार बोलते हैं जैसे तुम दोगे वैसे मैं दे दूंगा, तुम भी अपने पेट के लिए मांग रहे हो। तो उसके बाद जो वो फ़कीर था मांगने वाला, वो लेटता है और चादर ओढ़ता है, कलमा पढ़ता है और उसकी जान निकल जाती है, अल्लाह के पास चली जाती है। तो वहाँ फरीदुद्दीन अतार जो दीवाना होकर निकलते हैं, उनकी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो ये हाजी साहब जो हैं, इनकी दाढ़ी इतनी बुर्राक सफ़ेद किस तरह बनाई है आपने? वो अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि ये भी साथ मेरे जहन में कुछ चीज़ें चल रही थी कि जैसे कुछ टर्म्स के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं ना, जैसे वैसे भी किसी को एहतराम में हाजी बोल देते हैं, तो वो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा भी होता है कि हाजी साहब या वो मैंने हाजी साहब इस तरह से करके पेंट किया। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इसी कायदे, इसमें ज़ईफ़ जो है वो हमेशा, मुझे याद है जब मैंने कायदा पढ़ा था, उसमें ज़ईफ़ की जगह एक बुढ़ा बाबा यूं करके छड़ी टेक रहा है जी, कमर खमीदा। इसमें आपने बहादुर शाह जफ़र को दिखाया। ये कमाल का लास्ट फोटोग्राफ जो बहादुर शाह जफ़र का है, जिसमें वो एक चारपाई पे ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे किस तरह से हुए हैं कि इतने वो कमज़ोर हैं कि उनके लेफ़्ट राइट पीछे तकिए और गद्दे रोल करके रखे हुए हैं और वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं और इतनी बेबसी है कि कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे। तो उस जब बेबसी बहुत बढ़ जाती है, आप कुछ मुंह से नहीं कह सकते, तो हाथ तो ज़रूर कीजिएगा। कारवांसराय में क़याम इतवार शब 8:05 पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस बार का भी एपिसोड लग रहा है वैसे। हाँ, और आप ये भी देखें कि जो अभी मुफाहमती याददाश्त की हमने बात की पूरे शो में, आज हम तवक्को कर रहे थे कि एक मीटिंग होगी, लेकिन उसके हवाले से याद रखिएगा कि मीटिंग कॉल ऑफ हुई है, जिसमें एक सेरेमोनियल मीटिंग थी, वो कॉल ऑफ हुई है। अभी भी एम्बिग्विटी मौजूद है कि वहाँ पर जो राउंड ऑफ टॉक्स होने थे, जिसमें जो 14 निकात थे उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाना था, उसको मज़ीद वाज़े किया जाना था, जो एम्बिग्विटीज़ उसमें मौजूद थी उसको दूर किया जाना था, उसके हवाले से अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उस पर कड़ी नज़र रखना भी ज़रूरी है। ओवर द वीकेंड पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बन रही है। एग्जैक्टली। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपसे अब हमारी मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।